फाइनली दोस्तों आपकी भारी डिमांड पर चित्र वाली क्लास आ चुकी है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आप इस क्लास को शुरू से एंड तक कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में मैंने सीबीटी परीक्षा पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं, फिर चाहे वो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हों या फिर इस बार पूछे जा रहे हों, उन सभी प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। यानी A to Z चित्र वाले प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, आपके सीबीटी एग्ज़ाम में 10 से 12 प्रश्न चित्र वाले ही पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं तो आप अपने 10 से 12 प्रश्नों को सही करके आने वाले हो। वो आप मुझे कमेंट करके कहते हो ना कि सर हमें तो सिर्फ पास होना है, हमें कोई ट्रिक बता दीजिए। तो अगर आपको सिर्फ पास होना है ना, तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी है। आप इस क्लास को कंप्लीट देखिए और डायग्राम को याद रखिए, आप पास तो वैसे ही हो जाएंगे, है ना। एंड ये वाली ई बुक मैं आपको बिल्कुल फ्री में देने वाला हूँ, है ना। कहाँ पर मिलेगी? टेलीग्राम पर आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। इस ई बुक में आपको क्या मिलने वाला है? इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के डायग्राम वाले प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं सीबीटी एग्ज़ाम में, है ना। तो अगर आप आईटीआई परीक्षा की शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो आरवी ट्यूशन क्लासेस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारी इस वीडियो का पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहने वाला है। डीसी जनरेटर के एक्स मार्क किए गए पार्ट का नाम बताइए। डीसी जनरेटर में जो ये एक्स वाला पार्ट किया गया है, मार्क है ना, इसका आपको नाम बताना है क्या है। और इसका नाम आप बता ही पा रहे होंगे, ये क्या है? कम्यूटेटर रेजर है। क्या है? कम्यूटेटर रेजर, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। डीसी जनरेटर का नाम बताइए। ये डीसी जनरेटर का डायग्राम आपको दे दिया गया है एंड इसका नाम पूछ रहे हैं। इसी तरह से आपको सीबीटी एग्ज़ाम में भी डायग्राम दे दिया जाएगा और आपसे नाम पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए इसका नाम क्या होगा। मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि आपको करना क्या है, एरो की डायरेक्शन देखना है ना। एरो की डायरेक्शन देखना है कहाँ पर है। अगर एरो की डायरेक्शन सेम है, जैसे ये एरो की डायरेक्शन यहाँ पर है और ये भी अगर यहाँ पर होती, तो हम क्या यूज़ में लेते हैं? कम्युलेटिव। क्या? कम्युलेटिव यूज़ में लेते हैं। लेकिन अगर एरो की डायरेक्शन डिफरेंस है, जैसे यहाँ पर आप देखिए ये वाली एरो की डायरेक्शन इधर है और ये वाली एरो की डायरेक्शन इधर है, यानी अपोजिट है ना, एक दूसरे के विपरीत है। तो ऐसे में हम क्या यूज़ करते हैं? डिफरेंशियल, है ना। ऐसे में हम यूज़ करते हैं डिफरेंशियल। लेकिन अब हमें ये पता लगाना है कि ये लॉन्ग शंट है या शॉर्ट शंट है ना। अब हमें ये पता लगाना है कि ये लॉन्ग शंट है या फिर शॉर्ट शंट है। तो मैंने आपको बताया है, जो आपको लोड देखना होता है, लोड, है ना। लोड पर जो आपकी जो दो टर्मिनल है, वो आपके दोनों जो बाइंडिंग है, ये आपकी सीरीज बाइंडिंग हो गई, है ना, और ये आपकी शंट बाइंडिंग हो गई। तो शंट बाइंडिंग देखिए, जो सीरीज बाइंडिंग है उसे भी कवर कर रही है, आर्मेचर को भी कवर कर रही है ना। यानी कि ये लॉन्ग शंट है ना, लॉन्ग शंट है। तो अब देख लेते हैं कहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप पता कर सकते हो। बाकी मैंने ट्रिक आपको बिल्कुल बारीकी से समझाई ही थी, है ना, थ्योरी वाली क्लास में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर के एक्स से मार्क किए गए पार्ट का नाम बताइए। ये डीसी जनरेटर का एक पार्ट है और ये एक्स से जो मार्क किया गया है, इसका नाम ये पूछना चाह रहे हैं, इसका नाम क्या है। क्या ये पोल ट्रिप है, पोल कॉइल है, पोल शू है या फिर पोल कोर है? तो याद रखेंगे, मैंने आपको बताया था ये क्या है? पोल शू है। क्या है? पोल शू, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर का नाम बताना है। इस डीसी जनरेटर का नाम बताना है आपको, इसका क्या नाम है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये एक अलग सर्किट है ना, और ये एक अलग सर्किट है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर कोई भी कनेक्शन नहीं है इन दोनों के बीच में, यानी दोनों क्या हैं? सेपरेट हैं, एक दूसरे से अलग अलग हैं, है ना। अगर ये दोनों सर्किट एक दूसरे से सेपरेट है ना, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, यानी अलग से उत्तेजित जनरेटर। यानी राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? जितनी भी ट्रिक्स पॉसिबल होंगी मैं ट्रिक्स बताऊंगा, क्योंकि ट्रिक्स हमें याद रहती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, डीसी जनरेटर फील्ड का नाम बताइए। ये हमारे पास डीसी जनरेटर की एक फील्ड है, इसका आपको नाम बताना है, ये कैसी फील्ड है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से तो इन हो रहा है ना, और यहाँ से आउट हो रहा है, और यहाँ से ये इन हो रहा है और यहाँ से ये आउट हो रहा है, यानी एरो की डायरेक्शन सेम है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो सारी की सारी एरो की डायरेक्शन सेम है। मैंने आपको बोला था आपको सिर्फ एरो की डायरेक्शन देखनी रहती है। अगर सेम है तो कम्युलेटिव, अगर एक दूसरे के अपोजिट है तो डिफरेंशियल, है ना। तो यहाँ पर सेम है तो कम्युलेटिव यूज़ करेंगे, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, है ना। तो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? यहाँ पर शॉर्ट शंट लॉन्ग शंट का कोई मामला है ही नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। ये एक डीसी जनरेटर का एक पार्ट है और इसका नाम हमें बताना है, इसका नाम क्या है। तो आप अच्छे से जानते हो इसे क्या कहते हैं, योक या फ्रेम कहते हैं। क्या कहते हैं, योक या फ्रेम इसे बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताना है। ये डीसी जनरेटर का एक पार्ट है, इसका आपको नाम बताना है, इसका क्या नाम है। तो इसे हम क्या कहते हैं, आर्मेचर कोर लेमिनेशन, है ना, आर्मेचर कोर लेमिनेशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर पोल शू लेमिनेशन नहीं है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये वाला ऑप्शन लगा देते हैं जो कि गलत हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। ये एक डीसी जनरेटर का भाग है जो कि हमें बेरिंग की तरह दिख रहा है ना, जो कि हमें बेरिंग की तरह दिख रहा है। तो दो ऑप्शन तो वैसे ही हमने एलिमिनेट कर दिए। अब ये बॉल बेरिंग है या रोलर बेरिंग है, इसमें हम देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, ये बॉल की तरह दिख रहा है ना, ये बॉल की तरह दिख रहा है ना, इसलिए ये क्या है, बॉल बेरिंग हो जाएगा। रोलर बेरिंग कैसा होता है, उसमें इस तरह से गोली बनी रहती है ना, इसमें सिलेंड्रिकल शेप में गोली बनी रहती हैं। तो अभी ये बॉल बेरिंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है, किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो पहले हमारा वोल्टेज इस तरह से चल रहा था, है ना, इस तरह से चल रहा था। लेकिन जैसे ही लोड बढ़ाया तो वोल्टेज ड्रॉप होना शुरू हो गया, इस तरह से, है ना, वोल्टेज कम होना शुरू हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला वोल्टेज ड्रॉप को हम क्या कहते हैं, तो ये हमारा होता है आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। अगर आपसे ये वाला पूछता है तो ये होता है आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप। ओके, दोनों को याद रखेंगे क्योंकि आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है, अल्टरनेटर के भाग का नाम बताइए। ये एक अल्टरनेटर है, इसका नाम आपको बताना है, अल्टरनेटर के भाग का नाम आपको बताना है, अल्टरनेटर का पार्ट है ये। ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सैलिएंट पोल रोटर कहते हैं। क्या कहते हैं, सैलिएंट पोल रोटर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि हमसे कह रहा है अल्टरनेटर का प्रकार क्या है। ये अल्टरनेटर है और इसके प्रकार का नाम आपको बताना है, ये किस प्रकार का अल्टरनेटर है। तो ध्यान से देखिए इस चित्र को, क्या इसमें आपको ब्रश दिख रहे हैं, ब्रश आपको नहीं दिख रहे हैं ना, तो ये क्या है, ब्रश लेस यानी ब्रश रहित अल्टरनेटर है ना, ब्रश लेस अल्टरनेटर, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि कन्वर्टर का नाम बताइए क्या है। ये कन्वर्टर का आपको नाम बताना है क्या है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, ये क्या है, SCR लगे हुए हैं, है ना, ये हमारे SCR लगे हुए हैं, यानी कि सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। SCR की फुल फॉर्म ही होती है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ओके, तो इसे आपको देखकर पहचान लेना है कि ये इस तरह से डायोड होगा और इस तरह से बना हुआ होगा, है ना। तो वो SCR होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ओके, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि हमसे कह रहा है कन्वर्टर का नाम बताइए क्या है। तो ये आपके पास एक कन्वर्टर है, कैसे पहचाना कन्वर्टर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 फेज़ की AC लाइन आ रही है, AC को ये क्या कर रहा है, DC में बदल रहा है ना, AC को DC में बदल रहा है, तो उसे हम कन्वर्टर ही तो कहते हैं। अब वो ये कैसा कन्वर्टर है ये हमें बताना है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, रोटरी कन्वर्टर। क्या कहते हैं, रोटरी कन्वर्टर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, रोटरी कन्वर्टर के भाग एक्स का नाम बताइए। यहाँ पर ये रोटरी कन्वर्टर है, इसमें ये वाले पार्ट का क्या नाम है ना, ये हमें बताना है। तो ये क्या होता है, ये जो है DC करंट को एकत्रित करता है। क्या करता है, ये DC करंट को एकत्रित करता है ना यहाँ पर, तभी तो हमें DC करंट दे रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, वितरित प्रत्यक्ष धारा एकत्रित करता है, यानी कि कलेक्ट द डिलीवर्ड डायरेक्ट करंट। जो DC करंट आ रहा है उसे क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, एकत्रित कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रतीक का नाम बताइए क्या है। अब देखिए ये गेट से रिलेटेड क्वेश्चन आया और गेट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऐसे आप मान करके चलिए, और मैंने ये आपको करा भी रखे हैं। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। अगर ये इस तरह से होता, ध्यान से समझिएगा, अगर ये सिर्फ इस तरह से होता तो ये क्या होता, तो ये एंड गेट होता, है ना। अब जब यहाँ पर ये गोला लगा दिया है तो
एक एन और बढ़ा देंगे तो ये नैंड गेट हो जाएगा, है ना, नैंड गेट, 2 इनपुट नैंड गेट। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपने गेट के बारे में नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए गेट आपके कितने तरह के होते हैं, और एंड और नॉट, है ना। अब देखिए ये कैसे कैसे दिखते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन आने वाले हैं। और गेट आपका कुछ इस तरह से होता है ना, इसमें 2 इनपुट और 1 आउटपुट होता है, ये आपका और गेट हो गया। इसके बाद जो आपका एंड गेट होता है वो आपका इस तरह से होता है, इसमें भी 2 इनपुट और 1 आउटपुट होता है। एंड नॉट गेट हमारा कैसा होता है, तो नॉट गेट हमारा कुछ इस तरह से होता है, इसमें 1 इनपुट और 1 ही आउटपुट होता है। एक और गेट होता है जो कि और नॉट को मिला करके बनाया जाता है, नॉर गेट, है ना। नॉर गेट कैसे बनेगा, और गेट की तरह ही होता है, बस इसमें एक गोली लगा देंगे आगे, है ना, एक गोला आपको लगा देना है आगे और ये नॉर गेट बन जाता है ना। इसी तरह से एंड गेट, है ना, एंड गेट और नॉट गेट को मिला करके एक नैंड गेट बनाया जाता है ना। वो कैसे बनता है, तो आपको करना क्या है, एंड गेट बनाना है, इस तरह से एंड गेट बना देना है, यहाँ पर गोला बना देना है और ये आपका नैंड गेट हो जाएगा। समझ में आ गया। अब इसमें आपको ये भी याद रखना है कि ये क्या होता है, y इक्वल टू ए डॉट बी, है ना। तो देखिए और गेट में ए प्लस बी आता है, और गेट में ध्यान रखेंगे, एंड गेट में आता है ए डॉट बी, है ना। और नॉट गेट में ए इन्वर्स आता है ना, ए ट्रांसपोज या ए इन्वर्स आप कहिए, इस तरह से। और देखिए नॉर गेट में क्या हो जाता है, नॉर गेट का उल्टा हो जाता है। अब देखिए नॉर गेट अगर आएगा तो नॉर गेट में क्या होगा, जैसे और का क्या था हमारा ए प्लस बी, तो नॉर हो गया तो ऊपर एक डंडा आ जाएगा, है ना, तो ये नॉर का हो जाएगा। एंड नैंड का क्या हो जाएगा, एंड का हमारा ए डॉट बी था तो इसके ऊपर डंडा आ जाएगा इस तरह से। तो ये मैंने जितना भी बताया ना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो आप आंसर कर पाएंगे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, डिवाइस सिंबल का नाम आपको बताना है क्या है। तो इसका मैंने आपको नाम बता रखा है, ये हमारा क्या है, डायक है। क्या है, डायक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर इस तरह से ये बना हुआ होता है ना, इस तरह से अगर ये इस तरह से बना हुआ होता तो ये ट्रायक हो जाता, क्या हो जाता, ट्रायक हो जाता, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में था। लेकिन याद रखेंगे डायक और ट्रायक से क्वेश्चन बनता है, तो अभी हमारा ये डायक क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है एम्पलीफायर का नाम बताइए क्या है ना। ये एम्पलीफायर किस प्रकार का एम्पलीफायर है ये आपको बताना है। तो ये हमारा क्लास बी पुल पुश एम्पलीफायर है। क्या है, क्लास बी पुल पुश एम्पलीफायर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या है ये आपको बताना है। ये फुल वेव रेक्टिफायर है और इसमें आउटपुट वोल्टेज हमें बताना है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे ना इस डायग्राम को, तो यहाँ पर क्या है, वायर टूटा हुआ है ना। यहाँ पर आप देखेंगे वायर टूटा हुआ है, और जब भी वायर टूटा हुआ होता है तो करंट फ्लो नहीं होता है। अब जैसे फ़ैन आपने कनेक्ट कर रखा है ना, अगर आप बीच में से तार को काट देंगे तो क्या आपका फ़ैन चलेगा, नहीं चलेगा ना। तो वैसा ही इसमें है, जब यहाँ पर वायर टूट गया है तो कोई आउटपुट नहीं होगा, है ना, नो आउटपुट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नो आउटपुट। क्लियर है, याद रखेंगे। इसके बाद देखिए ट्रुथ टेबल जो आपकी तालिका होती है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता ही आता है, और ये प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है सत्य तालिका यानी ट्रुथ टेबल किस लॉजिक गेट को संदर्भित करती है। अब देखिए जब भी आपको जो तालिका यानी टेबल दे देगा और आपसे पूछेगा कौन से लॉजिक गेट को ये प्रदर्शित करती है या संदर्भित करती है, तो आपको सिर्फ यहाँ पर ध्यान देना है। ध्यान से सुनिएगा, आपको सिर्फ यहाँ पर ध्यान देना है। मैंने आपको अभी अभी बताया था कि ए डॉट बी किस में होता है, तो आप कहेंगे ये तो हमारा एंड गेट में होता है ना। और ए प्लस बी किस में होता है, तो ये हमारा और गेट में होता है। अगर इस पर बार लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक एंड बढ़ा देंगे, यहाँ पर बार लग जाएगा तो यहाँ पर भी एंड बढ़ा देंगे, है ना। तो अभी आप ध्यान से देखेंगे तो हमसे क्या पूछा है, ए डॉट बी का, और ए डॉट बी किसका होता है, एंड का होता है। तो एंड कहाँ पर है, ये रहा भैया, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए डॉट बी ये हमारा एंड का होता है। अब आपको कोई भी जो तालिका दे देगा, कोई भी टेबल दे देगा, आपको सिर्फ यहाँ पर देखना है और आप बता देंगे कि ये कौन सा गेट है। ओके नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 है, चर प्रतिरोध R1 का कार्य क्या है ये आपको बताना है। जो वेरिएबल रजिस्टर है जो R1 है ना, R1 रजिस्टर है, R1 ये रहा है ना। तो कह रहा है कि इसका मतलब क्या है, इसको क्यों यूज़ किया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है। तो ये जो R1 जो वेरिएबल रजिस्टर है ये क्या कर रहा है,
ये ट्रायक को ट्रिगर करने का काम कर रहा है ना। जो ट्रायक है उसे ट्रिगर करने का काम करता है, पल्स दर को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये हमारा ट्रायक है और ये हमारा डायक है, मैंने आपको बताया था ना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, जो कि हमसे कह रहा है ट्रांजिस्टर बेस में C1 के माध्यम से L1 को जोड़ने का क्या उद्देश्य है। C1 के माध्यम से हम L1 को क्यों जोड़ रहे हैं वो हमें बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे C1 कहाँ पर है, C1 ये है, और L1 हमारा कहाँ पर है, L1 हमारा ये है। तो C1 के माध्यम से हम यहाँ पर L1 को क्यों जोड़ रहे हैं ये हमें बताना है ना। तो ऐसा हम क्यों करते हैं, ऐसा हम पॉजिटिव फीडबैक लेने के लिए करते हैं ना, सकारात्मक फीडबैक प्रदान करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, पॉजिटिव फीडबैक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, ट्रांजिस्टर सर्किट में फंक्शन का प्रकार क्या है ये आपको बताना है। ये आपके पास एक ट्रांजिस्टर सर्किट दे रखा है, इसका टाइप आपको बताना है ये कौन सा टाइप है। तो ये आपका स्विचिंग डिवाइस है ना, स्विचिंग की तरह काम करता है, यहाँ पर आप देख ही सकते हो। एंड तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, जो कि आपसे कह रहा है सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को संदर्भित करती है। मैंने आपको बताया था ना, आपको ये टेबल वाला क्वेश्चन एक ना एक मिलेगा ही मिलेगा। आपको करना क्या है, सिर्फ यहाँ पर गौर देना है, बाकी और कुछ भी ध्यान नहीं देना है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे a प्लस बी किसका होता है, तो मैंने आपको बताया था a प्लस बी और का होता है ना। अगर यहाँ पर डंडा बढ़ा दिए तो यहाँ पर n बढ़ा दो, बस नॉर हो जाएगा है ना। तो ये नॉर गेट का टेबल है ना, ये नॉर गेट की टेबल है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, एम्पलीफायर का प्रकार क्या है। ये आपके सामने एक एम्पलीफायर दे रखा है, इसका आपको प्रकार बताना है। तो ये जब भी देखिए एम्पलीफायर वाला भी क्वेश्चन आएगा, एक एम्पलीफायर और एक लॉजिक गेट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऐसा आप मान करके चलिए। तो एम्पलीफायर वाला जब भी क्वेश्चन आए ना, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर ट्रांजिस्टर पर आपको ध्यान देना है। यहाँ पर ट्रांजिस्टर के 3 पॉइंट होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह से आपका ये सिंबल होता है ना, इस तरह से सिंबल होता है। देखिए जो एरो वाला होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एमीटर कहते हैं, एमीटर है ना। और ये जो लाइन है ना, खड़ी खड़ी लाइन है, इसे हम बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस। और बच गया उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टर। एमीटर, बेस, कलेक्टर, ये आपको पता होना चाहिए है ना। तो अब यहाँ पर देखेंगे आप, तो ये वाला क्या हो जाएगा, हमारा एमीटर हो जाएगा, और ये वाला हमारा बेस हो जाएगा, और ये वाला हमारा कलेक्टर हो जाएगा। तो अब आप ध्यान से देखेंगे, हम C1 और C2 को ही गौर करते हैं, C3 से हमें कोई मतलब नहीं होता है, यानी C1 और C2 को ही हमें ध्यान में देना है। तो C1 वाला जो कैपेसिटर है वो किससे जुड़ा है, तो आप कहेंगे ये तो बेस से जुड़ा है ना। C1 वाला कैपेसिटर किससे जुड़ा है, तो आप कहेंगे ये बेस से जुड़ा है। और C2 वाला कैपेसिटर किससे जुड़ा है, तो ये हमारा किससे जुड़ा है, कलेक्टर से जुड़ा है। क्या एमीटर से कोई भी कैपेसिटर जुड़ा है, नहीं जुड़ा है ना। तो जब भी इन तीनों पॉइंट में से जिस पे भी कोई भी कैपेसिटर नहीं जुड़ता है तो वो कॉमन हो जाता है ना। तो इसका कोई भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन है ना। तो एमीटर, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा समझाता हूँ, देखिए, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने आपको ये बताया कि आप पहचानेंगे कैसे कौन बेस है, कौन कलेक्टर है, कौन एमीटर है ना। तो जो आपका एरो वाला होता है ना, एरो वाला, वो आपका एमीटर होता है, और जो खड़ी लाइन होती है वो बेस होता है, और एक बचा हुआ होता है वो कलेक्टर होता है ना। एमीटर, बेस, कलेक्टर। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें C1 और C2 से मतलब होता है, C3 से मतलब नहीं होता है ना। तो C1 वाला कैपेसिटर किससे जुड़ा है, यानी C1 की शादी किससे हो गई, बी यानी बेस से है ना। C1 की शादी बेस से हो गई, और C2 की शादी किससे हो गई, कलेक्टर से हो गई है ना, कलेक्टर से हो गई। अब बचा कौन, E है ना। जो एमीटर है वो तो कुंवारा रह गया है ना, एमीटर तो कुंवारा रह गया, वो सिंगल रह गया। तो जो सिंगल रह जाता है वो कॉमन हो जाता है ना, वो कॉमन हो जाता है। अब एमीटर के साथ कोई भी कैपेसिटर कनेक्ट नहीं है, यानी एमीटर क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर कैसे है, मैं आपको समझाता हूँ। आपको यहाँ पर डायग्राम में ध्यान देना है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, ये एरो वाला पॉइंट है, यानी ये एमीटर हो गया, ये खड़ी लाइन है, ये बेस हो गया, और ये कलेक्टर हो गया है ना। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो C1 किसके साथ कनेक्ट है, तो C1 हमारा बेस के साथ कनेक्ट है ना। C2 हमारा किसके साथ कनेक्ट है, C2 हमारा एमीटर के साथ कनेक्ट है ना। क्या
कलेक्टर के साथ कोई कनेक्ट है? तो आप कहेंगे नहीं। कलेक्टर बिल्कुल सिंगल है, कलेक्टर के साथ कोई भी कैपेसिटर नहीं जुड़ा हुआ है। और मैंने आपको बताया है जिसके साथ जो कोई भी नहीं जुड़ा होता है तो वो क्या हो जाता है? कॉमन हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉमन हो जाता है। तो यहाँ पर कलेक्टर कॉमन हो जाएगा, यानी कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर हो जाएगा, इस तरह से, है ना। अब इस वाले डायग्राम में आ जाइए, है ना। इस वाले डायग्राम में इसमें क्या हो रहा है? इसमें देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा? एमीटर, और ये हमारा हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा कलेक्टर। ये तो आपको पता ही लग गया कैसे पहचानते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें, C1 किसके साथ कनेक्ट है? जो ये C1 है वो किसके साथ कनेक्ट है? वो हमारा एमीटर के साथ कनेक्ट है ना। और C2 किसके साथ कनेक्ट है? C2 कलेक्टर के साथ कनेक्ट है। क्या इसमें बेस के साथ कोई कनेक्ट है? C1 C2 में से कोई भी बेस के साथ कनेक्ट है? नहीं है ना। तो बेस क्या है? अकेला है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। तो बेस क्या हो जाएगा? कॉमन। बेस क्या हो जाएगा? कॉमन, है ना। तो कॉमन बेस एम्पलीफायर, कॉमन बेस एम्पलीफायर। तो इस तरह से आप पता कर सकते हो कि कौन सा कॉमन होता है और कौन सा कॉमन नहीं होता है। क्लियर है? तो इसका आप ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपको समझ में नहीं आया तो। बाकी आपको समझ में आ ही गया होगा, मैंने ऐसे समझाया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 हमसे कह रहा है कि कौन सा प्रतिरोध एक सामान्य एमीटर एम्पलीफायर में वोल्टेज लाभ को निर्धारित करता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा एक वोल्टेज लाभ को निर्धारित करता है। तो ये आपके सामने इस तरह से डायग्राम दे दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि कौन सा जो एमीटर है, कौन सा प्रतिरोध एक सामान्य एमीटर एम्पलीफायर में वोल्टेज लाभ को प्रदर्शित करता है। तो वो RL होगा, है ना। कौन सा होगा? RL। RL आपको कहाँ पर दिख रहा है? तो ये आपका RL है ना, ये आपका RL है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में आपको डाउट हो सकता है, लेकिन डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ये मैंने बता दिया। एंड यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका और बन सकता था ट्रांजिस्टर से रिलेटेड, है ना। तो यहाँ पर आप मुझे बताइए ये किस प्रकार का ट्रांजिस्टर है, किस प्रकार का ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या है? ये एमीटर है, ये बेस हो जाएगा और ये कलेक्टर हो जाएगा। मैंने आपको बताया ना एरो की डायरेक्शन वाला क्या होता है? एमीटर, खड़ी लाइन बेस और बचा हुआ कलेक्टर। तो यहाँ पर आप देखेंगे C1 किसके साथ कनेक्ट है? C1 बेस के साथ कनेक्ट है ना। और C2 किसके साथ कनेक्ट है? C2 हमारा कलेक्टर के साथ कनेक्ट है। क्या एमीटर के साथ कोई कनेक्ट है? नहीं कनेक्ट है। तो ये क्या हो जाएगा? कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, है ना। कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, इस तरह से, है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, जो कि कह रहा है दोलक में एक फीडबैक नेटवर्क का उपयोग क्यों किया जाता है। दोलक है, इसमें फीडबैक नेटवर्क का हम यूज़ क्यों करते हैं, ये हमें बताना है। तो मैंने आपको बताया था सिग्नल को 180 डिग्री के फेज शिफ्ट करने के लिए, है ना। 180 डिग्री से फेज शिफ्ट करने के लिए हम दोलक का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर V2 से V1 परिवर्तन करते समय कुल टर्न ऑन टाइम क्या होता है ना। ये आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टर्न ऑन टाइम क्या होता है? TD प्लस TR होता है, TD प्लस TR। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, TD प्लस TR। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एम्पलीफायर सर्किट का प्रकार क्या है, ये आपको बताना है। ये आपका एम्पलीफायर है। देखिए वही क्वेश्चन आ गया और इसमें आपको बताना है कि इसका प्रकार क्या है। तो कैसे पहचानेंगे? मैंने आपको बताया था जो एरो वाला है ना, तो उसे हम कहते हैं एमीटर, खड़ी लाइन को कहते हैं बेस और बचा हुआ कलेक्टर। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो C1 और C2 को हमें देखना होता है। C1 किससे कनेक्ट है? C1 हमारा एमीटर के साथ कनेक्ट है। C2 किसके साथ कनेक्ट है? C2 हमारा कलेक्टर के साथ कनेक्ट है। क्या बेस के साथ कोई भी कैपेसिटर कनेक्ट है? C1 C2 में से कोई भी बेस के साथ कनेक्ट है? तो आप कहेंगे नहीं। तो बेस के साथ कोई कनेक्ट नहीं है, मतलब बेस क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा, है ना। बेस क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन बेस एम्पलीफायर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है। कह रहा है एक्स द्वारा चिन्हित डिवाइस का नाम बताइए। ये जो आपके सामने एक सर्किट दे रखा है, इसमें जो ये एक्स वाला पार्ट है इसका आपको नाम बताना है। इसका नाम क्या है ना। इसका नाम क्या है? तो आप बता ही पा रहे होंगे ये क्या है? ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है। क्या है? ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट यानी सहायक संपर्क। ऑप्शन नंबर D आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं इसमें और भी चीज़ें बता देता हूँ क्योंकि पूछता है। तो देखिए ये वाला डायग्राम आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं रिले। क्या कहते हैं? रिले, है ना। इसे क्या कहते हैं? ऑफ स्विच। क्या कहते हैं? ऑफ स्विच। इसे क्या कहते हैं? ऑन स्विच, है ना।
इसे ऑन स्विच कहते हैं। और ये आपका वेरिएबल कैपेसिटर हो जाएगा, है ना। बाकी यही चीज़ें पूछता है, ज़्यादा घबराने की टेंशन नहीं है, ये डायग्राम आता ही आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, कह रहा है कि परिपथ में एक्स के अंकित डिवाइस का नाम बताइए। तो देखिए वही क्वेश्चन पूछ लिए जो कि मैंने अभी आपको बताया था। ये आपका क्या होता है, रिले होता है, मैंने अभी आपको बताया है ना। रिले कौन सी, ओवरलोड रिले, है ना, ओवरलोड रिले, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, जो कि कह रहा है डीसी ड्राइव में विशेषता वक्र का नाम बताइए। ये डीसी डिवाइस की विशेषता वक्र का आपको नाम बताना है, और ये क्वेश्चन अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। याद रखेंगे, ये स्पीड और टॉर्क के बीच में ग्राफ बनाया हुआ होता है। किसके, स्पीड वर्सेस टॉर्क, है ना, स्पीड वर्सेस टॉर्क। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एसी ड्राइव के ब्लॉक आरेख एक्स के रूप में चिन्हित घटक का नाम आपको बताना है, क्या है। यानी ये हमारा क्या है, ऐसे आप पहचानिए, ये हमारा एसी हो गया, ये हमारा क्या है, ये हमारा रेक्टिफायर है ना, ये हमारा रेक्टिफायर है। ये हमारा क्या है, डीसी को एसी में बदल रहा है ना, डीसी को एसी में बदल रहा है, तो क्या हो जाएगा, इन्वर्टर हो जाएगा, है ना। ये हमारा इन्वर्टर है। और ये क्या है, मोटर है। मोटर कौन सी है, एसी का सिंबल बना है, यानी एसी मोटर है ना। तो देखिए इसमें से आप एलिमिनेट कर सकते हो, रेक्टिफायर ये कट जाएगा, इन्वर्टर ये भी कट जाएगा, एसी मोटर ये भी कट जाएगा। बचा क्या, हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी डीसी बस, यानी ये क्या है, डीसी बस है ना, डीसी बस। क्लियर है। तो इस तरह से आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर 33, जो कि कह रहा है एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रकार क्या है। यहाँ पर हमें इस स्टेबलाइजर का प्रकार बताना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ पर हम मैनुअल शिफ्ट कर रहे हैं, है ना, मैनुअली। यहाँ पर 1 पर शिफ्ट कर दिया, 2 पर शिफ्ट कर दिया, 3 पर शिफ्ट कर दिया, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, मैनुअली शिफ्ट कर रहे हैं ना। तो ये क्या होता है, जैसे आपके घरों में जो है स्टेबलाइजर हुआ करता था, तो उसमें आप क्या करते थे, उसमें आप वोल्टेज को घटाते बढ़ाते थे, है ना, हाथ से घटाते बढ़ाते थे। तो उसमें आप पहले पॉइंट पे रखते तो कम वोल्टेज आएगा, दूसरे पे करेंगे और ज़्यादा आएगा, तीसरे पे करेंगे और ज़्यादा आएगा, है ना। तो इससे क्या करते हैं, हम मैनुअली सेटअप करते हैं ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मैनुअली स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 34, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की योजनाबद्ध व्यवस्था में घटक एक्स का नाम बताइए। तो यहाँ पर मैं आपको सभी बता देता हूँ कि कौन सी क्या चीज़ है यहाँ पर, है ना, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ये हमारा क्या है, जल है, जो कि डैम होता है ना, ये डैम है। और ये हमारा पावर हाउस है, ये क्या है, पावर हाउस है, पावर हाउस हो गया। ये हमारा क्या है, ये हमारा पेन स्टॉक है, क्या है, पेन स्टॉक। ये हमारा क्या है, वाल्व हाउस है, क्या है, वाल्व हाउस। और ये हमारा क्या है, सर्ज टैंक है, क्या है, सर्ज टैंक है। तो हमसे क्या पूछा है, इसी के बारे में पूछा था। तो सर्ज टैंक यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सर्ज टैंक। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को समझना है, जिससे कि आप भूले नहीं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सर्किट ब्रेकर का नाम बताइए। ये आपके सामने एक सर्किट ब्रेकर दे दिया है, इसका आपसे नाम पूछ रहा है, क्या है। तो इसे हम क्या कहते हैं, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, है ना, ABCB, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि एक्स के रूप में चिन्हित किया गया परीक्षण बटन ELCB में स्थायी रूप से बंद है, तो इसका क्या प्रभाव होगा। अब देखिए ELCB का जो हमारा डायग्राम यहाँ पर दे रखा है, तो कह रहा है कि परीक्षण बटन यानी ELCB स्थायी रूप से बंद है ना, ये इसकी बात कर रहा है। अगर हम इसे बंद कर देंगे तो क्या होगा, ये सर्किट ही बंद हो जाएगा, है ना। जाहिर सी बात है भाई, अगर स्विच बंद कर रहे हैं, जैसे आपका फ़ैन है, फ़ैन अभी चल रहा है, आपने स्विच बंद कर दिया, तो क्या वो चलेगा, नहीं चलेगा ना, वो बंद हो जाएगा। तो ऐसे ही इसमें अगर यहाँ पर स्विच बंद है तो सर्किट भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सर्किट पूरी तरह से क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, है ना। ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, हमसे कह रहा है OH जो ओवरहेड लाइंस होती है ना, OH मतलब ओवरहेड, ओवरहेड लाइन में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का नाम क्या है, ये आपको बताना है। ये इंसुलेटर का नाम क्या है, इसे हमें बताना है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सैकल इंसुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, सैकल इंसुलेटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान से इस शकल को याद रखेगा, क्योंकि पूछता है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि लाइन इंसुलेटर का नाम क्या है। ये वाला लाइन इंसुलेटर भी पूछता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सस्पेंशन टाइप कहते हैं ना, निलंबन प्रकार
इंसुलेटर या फिर सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। ओके, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, इंसुलेटर का नाम क्या है, ये वाला इंसुलेटर भी पूछा जाता है ना, तो इसे भी आप याद रखेंगे। ये हमारा सिंगल शेड इंसुलेटर है, क्या है, सिंगल शेड पिन इंसुलेटर। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी में हमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है ओवरहेड लाइन में संयुक्त का प्रकार बताइए, है ना। ये जो आपके पास एक टाइप दे रखा है जॉइंट का, है ना, तो कह रहा है कि इसका नाम क्या है, तो याद रखेंगे इसे हम ACSR के लिए संयुक्त संपीड़न कहते हैं, यानी कंप्रेशन जॉइंट फॉर ACSR। अब ACSR की फुल फॉर्म क्या होती है ये भी आप बता दीजिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ACSR की फुल फॉर्म क्या होती है, अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको बताता हूँ। एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, क्या होता है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ACSR के कंप्रेशन के लिए, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, सिंगल फेज मोटर का नाम बताइए क्या है। सिंगल फेज मोटर हमारे पास दे रखी है, इसका नाम हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है ना, और ये हमारी रनिंग वाइंडिंग है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, ये हमारा कैपेसिटर लगा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑक्सिलरी स्विच आपको वगैरह दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, यानी ये परमानेंट कैपेसिटर है ना। अगर यहाँ पर ऑक्सिलरी स्विच होता है तो उसका क्या काम होता है, जैसे ही मोटर 75% की स्पीड पकड़ लेती है तो वो ऑक्सिलरी स्विच यहाँ से हटा देता है, यानी कैपेसिटर का काम खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, इस कैपेसिटर के आगे या पीछे कहीं पर भी ऑक्सिलरी स्विच वगैरह नहीं लगा, यानी कि ये क्या है, कैपेसिटर परमानेंट यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, परमानेंट कैपेसिटर, है ना, परमानेंट कैपेसिटर मोटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए, ये वाली मोटर हम कहाँ यूज़ करते हैं, है ना, कहाँ यूज़ करते हैं, आपको पता ही होगा। तो ये वाली मोटर हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, जो हमारा सीलिंग फ़ैन होता है, तो उसमें हम इस वाली मोटर का ही यूज़ करते हैं। ओके, परमानेंट कैपेसिटर मोटर। अगर यहाँ पर ऑक्सिलरी स्विच आ जाएगा तो मैं आगे बताऊँगा, आगे क्वेश्चन हमने लिया है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 42 नंबर, एकल चरण मोटर किस प्रकार का निर्देशित करती है। तो यहाँ पर हमसे कह रहा है कि जो सिंगल फेज मोटर हमें दिखाई गई है चित्र में, ये किस टाइप की है, ये आपको बताना है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो दो कैपेसिटर यहाँ पर लगे हुए हैं, एक स्टार्टिंग वाइंड के लिए, एक रनिंग वाइंडिंग के लिए, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, है ना, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दो कैपेसिटर इसीलिए लगाए जाते हैं जिससे कि कैपेसिटर से स्टार्ट और रन हो सके, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, कह रहा है कि AC सिंगल फेज मोटर का प्रकार क्या है। अब यहाँ पर आपको बताना है इसका प्रकार क्या है। ये हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग, और यहाँ पर आप देखेंगे कैपेसिटर लगा हुआ है, और यहाँ पर ऑक्सिलरी स्विच लगा हुआ है ना, ऑक्सिलरी स्विच यहाँ पर लगा हुआ है। और इसका काम क्या होता है ऑक्सिलरी स्विच का, जैसे ही मोटर 75% स्पीड पकड़ लेती है तो यहाँ से कट कर देता है और संधारित्र हमारा हट जाता है, इसका काम बंद हो जाता है, यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग का ही काम बंद हो जाता है, रनिंग मोटर हो जाती है ना। तो ये काम रहता है। तो यहाँ पर अगर ये ऑक्सिलरी स्विच नहीं होता तो हमारा परमानेंट कैपेसिटर वाली मोटर हो जाती है ना, लेकिन ऑक्सिलरी स्विच है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, है ना। इंडक्शन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर नहीं होगा, ध्यान से क्वेश्चन के ऑप्शंस को पढ़ा करें वरना गलती हो जाएगी, है ना। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि सार्वभौमिक मोटर के उपकेंद्री स्विच गति नियंत्रण विधि का सी यानी संधारित्र का उद्देश्य क्या है। इसमें संधारित्र लगाने का क्या उद्देश्य है, इसमें हम संधारित्र लगाते क्यों हैं, है ना, यह हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये हम स्विच क्यों लगा रहे हैं। अगर यहाँ पर ये स्विच अगर यहाँ पर हम ये कैपेसिटर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, ये हमारा स्विच है, ये ऑन होगा ऑफ होगा, ऑन होगा ऑफ होगा, है ना। तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, स्पार्किंग पैदा होगी, है ना, स्पार्किंग पैदा होगी इस तरह से। तो ये स्पार्किंग क्या करेगी भाई, मोटर को जला सकती है और भी कई कांड कर सकती है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें कैपेसिटर लगा देते हैं जिससे कि जो स्पार्किंग होती है वो कैपेसिटर में स्टोर हो जाती है ना। तो इस चीज़ से बचने के लिए, है ना, तो आपको समझ में आ गया, स्पार्क मतलब चिंगारी, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी स्पार्किंग से बचने के लिए हम कैपेसिटर का यूज़ कर रहे हैं। तो संपर्कों का स्पार्क कम करने के लिए हम संधारित्र का यूज़ करते हैं, कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आच्छादित पोल, यानी कि यहाँ पर बोल रहा है कि जो शेडेड पोल मोटर है इसमें एक्स के रूप में चिन्हित भाग का आपको नाम बताना है क्या है। ये वाला पार्ट का नाम आपको बताना है, इस पार्ट का नाम क्या है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, शेडेड रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, शेडेड रिंग, शेडेड रिंग है ना। तो इसको क्या काम होता है, रोटर को घुमाने का काम करता है ना, इसलिए इसे पहना जाता है इसमें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोटर घुमाव शुरू करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि रीवाइंडिंग प्रक्रिया का प्रकार क्या है। ये वाइंडिंग हो रही है मोटर की और ये किस प्रकार की वाइंडिंग है। तो भाई जाहिर सी बात है, यहाँ पर कोई बैठेगा है ना, तभी वो वाइंडिंग करेगा, यहाँ से वायर लेगा और यहाँ पर मोटर में डालेगा है ना, इस तरह से। तो ये हाथ वाली वाइंडिंग है। कैसी है, हाथ से लपेटना, हाथ वाली वाइंडिंग है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कॉलर का कार्य क्या है। कॉलर किसे कहते हैं, ये आपके शर्ट वाली कॉलर की बात नहीं कर रहा है, ये जो ब्लैक कलर की आप देख रहे हैं है ना, इसकी बात कर रहा है। इस कॉलर का क्या उपयोग है, इसे क्यों लगाया जाता है ना। तो ये क्या करता है, क्षेत्र के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करता है। क्या करता है, इंसुलेशन प्रदान करने का काम करता है ये कॉलर है ना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि रोटरी स्विच के किस प्रकार के डिज़ाइन का सचित्र वर्णन किया गया है। ये आपका एक रोटरी स्विच है और इसका क्या नाम है ये आपको बताना है। तो ये हमारा क्या है, सिक्के का स्लॉट कहते हैं इसे, कॉइन स्लॉट इसे बोला जाता है, यानी सिक्के का स्लॉट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइंडिंग का नाम क्या है। अब ये वाली जो वाइंडिंग है ना, इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करते हैं, क्योंकि निमी ने कुछ और मान रखा है और स्टूडेंट्स कुछ और लगाते हैं है ना। तो याद रखिएगा, ये जो आप वाइंडिंग देख रहे हैं इसे हम स्किन वाइंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्किन वाइंडिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्क्यू वाइंडिंग किसे कहते हैं फिर, है ना। स्क्यू वाइंडिंग कैसी होती है, वो तिरछी तिरछी सी होती है, इस तरह से है ना, इस तरह से तिरछी तिरछी सी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्किन वाइंडिंग, स्क्यू वाइंडिंग कहते हैं। ये हमारी स्किन वाइंडिंग, ओके, याद रखेंगे स्किन वाइंडिंग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, 3 फेज मोटर वाइंडिंग के लिए प्रयुक्त आरेख का नाम बताइए। और ये आरेख प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है और इस आरेख का नाम क्या होता है, रिंग डायग्राम। अंगूठी का आरेख इसे बोला जाता है, रिंग डायग्राम इसे बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, रिंग डायग्राम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइंडिंग के किस प्रकार के परीक्षण का सचित्र वर्णन किया गया है। यहाँ पर एक चित्र दे दिया है और इसमें वाइंडिंग का कौन सा परीक्षण हो रहा है ये आपको बताना है। तो इसे हम देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें पोलैरिटी टेस्ट लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। ये हमारा रेजिस्टेंस टेस्ट है। कौन सा है, रेजिस्टेंस टेस्ट है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेजिस्टेंस टेस्ट। देखिए पोलैरिटी टेस्ट नहीं है, अगर आप गलती करेंगे तो आप सुधार लीजिए है ना। ये पोलैरिटी टेस्ट नहीं है, ये रेजिस्टेंस टेस्ट है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण सही है। हाँ, ये हमारा क्या है, ये हमारा पोलैरिटी टेस्ट है, ओके। ये हमारा पोलैरिटी टेस्ट है, तो याद रखेंगे है ना। तो ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये हमारा पोलैरिटी टेस्ट हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रण करने की विधि कौन सी है ये, है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, ये मोटर है ना, और इससे ही स्लिप रिंग की सहायता से यहाँ पर दूसरी मोटर को ऑपरेट किया जा रहा है ना, इस तरह से 3 फेज यहाँ से ले लिए गए और यहाँ पर दूसरी मोटर को चलाया जा रहा है। तो ये क्या है, इसे हम कहते हैं कैस्केडिंग संचालन। क्या कहते हैं, कैस्केड संचालन विधि, कैस्केडिंग ऑपरेशन मेथड, ओके। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, एक्स से चिन्हित भाग का नाम बताइए। ये जो एक्स से चिन्हित भाग है इसका नाम आपको बताना है, ये क्या है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इन्हें बेयरिंग समझने लगते हैं ना, ये समझते हैं कि ये बेयरिंग है, लेकिन ये बेयरिंग नहीं है, ये क्या है, ये स्लिप रिंग्स है। क्या है, स्लिप रिंग्स, ओके। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, स्लिप रिंग्स। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है एसी कॉइल वाइंडिंग का नाम क्या है। ये एसी कॉइल वाइंडिंग का आपको नाम बताना है, इसका क्या नाम है, ओके। इस तरह से डायग्राम आएगा और ये इस बार भी बहुत पूछा जा रहा है। इसे हम कहते हैं होल कॉइल वाइंडिंग। क्या कहते हैं, होल कॉइल वाइंडिंग, यानी पूरे कुंडल वायरिंग। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पूरे कुंडल वायरिंग यानी होल कॉइल वाइंडिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, कुंडली वाइंडिंग का नाम आपको बताना है क्या है। इस वाली कुंडली वाइंडिंग का आपको नाम बताना है क्या है। तो ध्यान से देखेंगे ना,
तो ये आपको डायग्राम डायमंड की तरह देखने में लग रहा है ना, इस तरह से डायमंड होता है ना, तो ये डायमंड की तरह कुछ कुछ देखने में लग रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, डायमंड मेश शेप्ड कॉइल वाइंडिंग, डायमंड मेश शेप्ड कॉइल वाइंडिंग है ना, यानी हीरे के जाली के आकार की कुंडल वाइंडिंग। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टर प्रतीक का नाम बताइए। अब ये जो है कई तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। अगर ये इस तरह से शक्ल बनी हुई है तो ये हमारा क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर है ना। अगर यहाँ पर DOL लिखा है तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है ना। अगर यहाँ पर इस तरह से बना हुआ है ना, तो ये स्टार डेल्टा स्टार्टर है। तो तीन तरह से पूछा जाता है ना। अगर कुछ नहीं बना हुआ है तो ये स्टार्टर है, अगर इस तरह से बना है तो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है, अगर DOL लिखा है तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है, अगर यहाँ पर ट्रायंगल इस तरह से बना हुआ है तो वो क्या है, स्टार डेल्टा स्टार्टर है। तो अभी हमारा क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वाइंडिंग मशीन के एक्स से चिन्हित भाग का नाम आपको बताना है। ये जो एक्स से चिन्हित पार्ट है इसका नाम आपको बताना है क्या है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम मैंड्रल कहते हैं ना, मैंड्रल यानी खराद का धुरा, मैंड्रल कहते हैं, मेंटल नहीं मैंड्रल कहते हैं, मैंड्रल है ना, खराद का धुरा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, स्टार्टर प्रतीक का नाम बताइए। तो मैंने आपको बताया इस तरह से अगर स्टार्टर है, ट्रायंगल बना हुआ है, तो ये हमारा क्या होता है, स्टार डेल्टा होता है। क्या होता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर है ना। तो कहाँ पर है, स्टार डेल्टा स्टार्टर, यानी ऑप्शन नंबर ए में मुझे मिल गया, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा, स्टार डेल्टा स्टार्टर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है नियंत्रण सर्किट का प्रकार क्या है। ये आपके सामने एक नियंत्रण सर्किट दे रखा है और कह रहा है कि इसका प्रकार क्या है वो हमें बताना है। तो हमारा ये क्या है, ये हमारा जॉगिंग स्विच होता है। कौन सा, जॉगिंग स्विच होता है ना, जॉगिंग स्विच होता है। और ये किस में होता है, ये इंचिंग कंट्रोल में होता है ना। तो इंचिंग कंट्रोल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इंचिंग कंट्रोल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 61 नंबर, AC मोटर स्टार्टर का नाम क्या है। यहाँ पर ये AC मोटर का एक स्टार्टर है और इसका नाम क्या है हमें बताना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, ये हमारा ट्रांसफार्मर की तरह देखने में लग रहा है ना, ये हमारा कुछ ट्रांसफार्मर की तरह देखने में लग रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। क्या हो जाएगा, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर 62 नंबर, संपर्क का नाम क्या है जिसे एक्स के रूप में दर्शाया गया है। ये वाला है ना, तो इसे हमें बताना है, ये वाला एक्स वाला पार्ट इसका नाम क्या है। तो इसे आप अच्छे से बता ही रहे होंगे भाई, सहायक संपर्क है, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है ना, मैंने आपको बताया ही था। ये हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, ये ओवरलोड रिले है, ये ऑन स्विच है, ये ऑफ स्विच है, ये फ्यूज है ना। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, AC मोटर स्टेटर वाइंडिंग का प्रकार क्या है, ये आपको बताना है। तो ये हमारा क्या है, सिंगल लेयर बास्केट बाइंडिंग इसे बोला जाता है, सिंगल लेयर बास्केट बाइंडिंग। ये आप देखेंगे ना तो बास्केट की तरह आपको देखने में लग रही है ना, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, सिंगल लेयर बास्केट बाइंडिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नियंत्रण सर्किट किस प्रकार के संचालन का उपयोग करता है, यानी इस सर्किट में किस प्रकार के संचालन का उपयोग किया गया है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, ये हमारा स्टॉप बटन हो गया, ये हमारा ऑन बटन हो गया यानी स्टार्ट बटन, ये हमारा ओवरलोड रिले हो गया है ना, और ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है ना, ये हमारा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। और ये होता क्या है, किस में, जॉगिंग यानी इंचिंग में होता है, किस में, इंचिंग में होता है। तो इंचिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्रिया क्या है, यानी यहाँ पर रिवाइंडिंग प्रक्रिया हो रही है और ये हथौड़े से क्या निकाला जा रहा है वो आपको बताना है ना। तो इसे हम कहते हैं वेजेस निकालना है ना, वेजेस को हटाना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वेजेस को हटाना। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग को चित्रण किया गया है ना, किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग को चित्रण किया गया है। जब भी ऐसा आपको डायग्राम मिल जाए तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होता है कि पिच कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी, यानी कि वाई का मतलब पिच होता है और बी का मतलब बैक है ना। बैक पिच कैसी है, ज़्यादा है फ्रंट पिच से है ना,
फ्रंट बैक पिच बड़ी है फ्रंट पिच से, तो ऐसे में क्या होगा, इसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव। क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव। अब अगर ये उल्टा हो जाता है ना, जो फ्रंट पिच है वो बड़ी होती बैक पिच से, तो ये क्या हो जाता है, रिट्रोग्रेसिव हो जाता है ना। तो अब याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रोग्रेसिव लैप बाइंडिंग है ना। ये क्या है, प्रोग्रेसिव लैप बाइंडिंग है। ओके, समझ में आ गया होगा आपके। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, शून्य भार से पूर्ण भार में डीसी शंट मोटर की गति का होने का क्या कारण है। यानी यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ना। और वोल्टेज ड्रॉप क्यों होता है कि भाई अगर आपने लोड बढ़ा दिया मोटर पे तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या ये कह रहा है कि शून्य भार से पूर्ण भार में, है ना, पहले शून्य भार था फिर पूर्ण भार में डीसी शंट मोटर की गति कम होने का कारण क्या है, डीसी मोटर की स्पीड कम क्यों हो जाती है, ये आपको बताना है। भाई जाहिर सी बात है, अगर मोटर पे आप लोड बढ़ाएंगे तो उसकी स्पीड कम होगी, है ना। और स्पीड कम होती क्यों है, क्योंकि आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाती है ना। आर्मेचर की वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाती है, ऐसे में स्पीड कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन सा वाइंडिंग दोष इस परीक्षण के द्वारा ज्ञात किया गया है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, ये हमारा क्या है, एक्सटर्नल ग्राउलर, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ग्राउलर। और ये हमारा क्या है, रोटर। और ये हमारा क्या है, ब्लेड, हेक्सा ब्लेड जिसे कहते हैं, है ना। तो ये हमने क्यों रखा, देखिए जब भी आपका जो एक्सटर्नल ग्राउलर है ना, उसमें हम रोटर का ही टेस्ट करते हैं सबसे पहली बात। अगर यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ पर ब्लेड है, अगर ब्लेड है तो वो शॉर्ट सर्किट में जाएगा, किसमें, शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है अगर ब्लेड है। अगर ब्लेड नहीं है तो वो ओपन सर्किट जाता है ना। तो ये ट्रिक है, याद रखिएगा। अगर यहाँ पर ब्लेड रखा हुआ है तो वो शॉर्ट सर्किट टेस्ट हो रहा है, अगर ब्लेड नहीं रखा हुआ है तो वो ओपन सर्किट टेस्ट हो रहा है। तो ब्लेड रखा हुआ है मतलब यहाँ पर क्या है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट हो रहा है, यानी शॉर्ट कॉइल फॉल्ट यहाँ पर पता लगाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है, किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग को चित्रण किया गया है, ये आपको बताना है, किस प्रकार की वाइंडिंग को चित्रण यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ से पहले मैंने पहली स्लॉट में वायर डाला, फिर यहाँ पर तीसरी स्लॉट में वायर डाल दिया, फिर दूसरी स्लॉट में वायर डाला, फिर चौथी स्लॉट में डाल दिया, है ना। तो यहाँ पर क्या है, एक एक का गैप आ रहा है ना। मैंने क्या किया, पहले से तीसरे में और दूसरे में चौथे में, दूसरे चौथे में, यानी एक एक का गैप आ रहा है। अगर एक का गैप आ रहा है तो वो डुप्लेक्स होगा, दो का गैप आ रहा है तो वो ट्रिप्लेक्स होगा, अगर तीन का गैप आ रहा है तो वो क्वाड्रप्लेक्स होगा। तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो यहाँ पर एक का गैप आ रहा है मतलब डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर चित्रित किया गया है, ये आपको बताना है। ग्राउलर परीक्षण, तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर ये हमारा एक्सटर्नल ग्राउलर है ना, एक्सटर्नल ग्राउलर, और ये हमारा रोटर है, और अगर यहाँ पर हेक्सा ब्लेड होता तो वो शॉर्ट कॉइल टेस्ट होता, अगर हेक्सा ब्लेड नहीं है तो ये ओपन कॉइल टेस्ट होगा। मैंने आपको बताया ना, ये बात आपको याद रखनी है कि अगर यहाँ पर हेक्सा ब्लेड इस तरह से है रखा हुआ तो वो कौन सा है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट हो रहा है। अगर यहाँ पर हेक्सा ब्लेड नहीं है रखा हुआ तो वो ओपन सर्किट टेस्ट हो रहा है, यानी ओपन कॉइल टेस्ट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी नहीं होगी, है ना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस मोटर में यह विशेषता है, आपको बताना है ना। तो स्पीड बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे टॉर्क भी बढ़ रहा है ना। तो ये किस में होता है, तो ये हमारा होता है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में। किस में होता है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में यह होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है डीसी श्रृंखला मोटर का गति नियंत्रण किस प्रकार का है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, इस वाली चीज़ को, है ना, इस तरह से भी तो बनाया जा सकता था, है ना। तो ये क्या है, आपस में पैरेलल में है ना। इसे चाहे ऐसे बना दीजिए, चाहे ऐसे बना दीजिए, बात एक ही है। तो यहाँ पर ये क्या है, दोनों पैरेलल में है ना। तो फील्ड क्या है, पैरेलल में है, फील्ड वाइंडिंग ही तो है ये। तो फील्ड वाइंडिंग क्या है, पैरेलल में है। तो फील्ड वाइंडिंग पैरेलल में है तो फील्ड पैरेलल मेथड हो जाएगा। कौन सा, फील्ड पैरेलल मेथड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया ना, इस तरह से आप पता लगा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि डीसी मोटर की गति नियंत्रण की विधि का आपको नाम बताना है, क्या है। तो ये हमारा क्या है, आर्मेचर है, आप अच्छे से जानते हो, है ना। ये क्या है, रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है ना।
जो कि क्या कर रहा है, डाइवर्ट कर रहा है, आर्मेचर को डाइवर्ट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड, है ना, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगर ये फील्ड की तरफ होता तो फील्ड डाइवर्टर मेथड हो जाता है ना, अभी ये आर्मेचर की तरफ है तो क्या हो जाएगा, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डीसी मोटर का नाम बताइए क्या है। तो डीसी मोटर का नाम आपको बताना है, ये हमारा आर्मेचर है और ये इसकी सीरीज वाइंडिंग है ना, सीरीज वाइंडिंग है, संट वाइंडिंग है ही नहीं, तो सीरीज में वाइंडिंग जो फील्ड वाइंडिंग है वो सीरीज में जुड़ी है, तो क्या हो जाएगी, सीरीज मोटर, है ना, डीसी सीरीज मोटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डीसी सीरीज मोटर। क्लियर है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 25, जो कि हमसे क्या कह रहा है, डीसी मोटर के प्रकार का नाम आपको देना है ना, डीसी मोटर के प्रकार का नाम दें, तो नामकरण करना है, ये नामकरण कर देते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपकी ये क्या हो गई, ये सीरीज में जुड़ी है फील्ड वाइंडिंग, तो ये सीरीज वाइंडिंग हो गई और ये शंट वाइंडिंग हो गई। तो शंट वाइंडिंग ने देखो किसको कवर किया है, सिर्फ आर्मेचर को कवर किया है, यहाँ से ऐसे, है ना, सिर्फ आर्मेचर को कवर किया है, यानी इसका दिल छोटा है। अगर इसका दिल बड़ा होता तो ये इसे भी कवर कर लेता, है ना, तो इसका दिल छोटा है मतलब शॉर्ट है ना, तो शॉर्ट शंट, है ना, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये यहाँ से कनेक्ट होता तो इसका दिल बड़ा होता यानी लॉन्ग होता, तो लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर हो जाता। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि उपकरण का नाम क्या है, ये आपको बताना है। ये आपके सामने एक उपकरण दे रखा है और मैंने आपको बताया ये क्या है, ग्राउलर है, और ग्राउलर भी कौन सा है, एक्सटर्नल ग्राउलर है, कौन सा, एक्सटर्नल ग्राउलर है, एक्सटर्नल ग्राउलर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि आपसे कह रहा है एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का नाम बताइए, है ना, ये जो एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है इस स्लॉट को हम क्या कहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये हम कीवेज को फिक्स करने के लिए इसका यूज़ करते हैं ना, कीवेज को, तो यानी कि टू फिक्स द कीवेज, यानी कुंजी तरीका ठीक करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू फिक्स द कीवेज, कुंजी तरीका ठीक करने के लिए। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, जो कि हमसे क्या कह रहा है, ये आपको डायग्राम दे रखा है ना, और यहाँ पर हमसे कह रहा है व्हाट इज़ द पर्पस टू रेजिस्टेंस वायर टू द कम्यूटेटर कनेक्टेड इन डीसी जनरेटर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम जो यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाया है इसका क्या मतलब है, यहाँ पर मैं आपको बना करके दिखाता हूँ। इस तरह से है ये, है ना, और कह रहा है कि यहाँ पर हमने इस तरह से रेजिस्टेंस को क्यों जोड़ रखा है ना, रेजिस्टेंस को हमने क्यों जोड़ रखा है। तो देखिए होता क्या है, हम जो है मोटर की स्पीड को अगर अचानक से एक अपोजिट कर दें, जैसे मान लीजिए अभी मोटर इस डायरेक्शन में घूम रही है ना, और हमने अचानक से इस डायरेक्शन में घुमा दिए, तो मोटर क्या करती है, झटका लेती है ना, मोटर क्या करती है, झटका लेती है। तो उस झटके को ख़त्म करने के लिए, है ना, उस झटके को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा देते हैं, है ना, रेजिस्टेंस लगाते हैं तो क्या हो जाता है, वो जो झटका है वो ख़त्म हो जाता है और मोटर स्मूथली रिवर्स हो जाती है, यानी कि उसकी स्पीड बदल जाती है, तो स्मूथली रिवर्स ऑफ करंट डायरेक्शन, है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोटर की दिशा बदलने के लिए हम ऐसा करते हैं और रेजिस्टेंस लगाते हैं जिससे कि मोटर झटका ना ले, है ना। भाई जाहिर सी बात है, अगर आप मोटर एंटी क्लॉकवाइज, यानी अगर आपकी मोटर इस डायरेक्शन में चल रही है और आपने अचानक से उसकी रोटेशन की दिशा बदल दी तो मोटर तो झटका लेगी, है ना, तो उसे कम करने के लिए हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं और इससे क्या होता है, स्मूथली रिवर्सल ऑफ करंट हो जाता है ना, डायरेक्शन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आपने देखा आज की इस वीडियो में मैंने लगभग कितने क्वेश्चंस करा दिए, 77, है ना, टॉप 70+ क्वेश्चंस आप मान करके चलिए मैंने आपको कराए हैं, और इसमें से आपके जितने भी चित्र वाले क्वेश्चंस आएंगे ना, एक भी चित्र वाला क्वेश्चन आप छोड़ करके नहीं आओगे, सारे के सारे चित्र वाले क्वेश्चन आप करके ही आओगे, ये मैं 100% की गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सभी क्वेश्चंस को ले लिया है जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है इस बार भी, है ना, इस बार के भी पेपर को एनालाइज करके मैंने बताया है। तो आप इन्हें ज़रूर अच्छे से तैयार करें, जितने भी मैंने आपको डायग्राम वाले क्वेश्चंस बताए हैं उन्हें ज़रूर अच्छे से तैयार करें, क्योंकि यहीं से आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस, है ना। अब बात करते हैं इसकी PDF आपको कहाँ पर मिलेगी। तो मैंने आपको बताया था PDF पाने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है, वहाँ पर आपको सर्च कर लेना है टेलीग्राम पर RV ट्यूशन क्लासेस, तो वहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप इस PDF को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे और अपनी पढ़ाई
कर पाएंगे। ओके, तो PDF को डाउनलोड कर लेना। और हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए टाइम टू टाइम, है ना। और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। अब ऐसा बिल्कुल भी मत कहना कि निमी ने ये लगाया है और आप ये लगा रहे हो, है ना, निमी ने ये लगाया है आप ये तो मैंने जो भी आंसर बताया वो बिल्कुल करेक्ट है, 100% करेक्ट है। आपको यही लगा करके आना है ना। आपको बिल्कुल यही आंसर लगाना है जो मैंने बताया है। अब आप कमेंट में ये मत कहना कि ये निमी ने ये बताया, है ना। तो जो मैंने बताया वो सही है, वही आपको लगाना है। ओके, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना, जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो सके। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।